अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल अब्दुल्ला की एपिसोड नंबर 13। मुलाकात का वक्त सुबह 11 से 12 बजे का था और मुलाकातियों की भीड़ देखकर मुझे कम से कम अगले 3 दिन तक अपना नंबर आता दिखाई नहीं दे रहा था। बहरहाल मैंने कायदे के मुताबिक कागज की एक चिट पर सुल्तान बाबा का नाम लिखकर इस्तकबालिया क्लर्क को दे दिया, जो 10-15 मिनट के वक्फे से जमाशुदा नामों की पर्चियां अंदर आईजी साहब के पीए को भिजवा रहा था। फिर अचानक ही एक अजीब बात रूनुमा हुई। अंदर से पक्की उम्र के एक साहब जल्दबाजी में बरामद हुए। उनकी वर्दी पर लगे फीतों से ज्यादा उनकी शख्सियत शानदार थी। उनके पीछे ही पावर्दी स्टाफ, पुलिस वाले गार्ड और चंद और अमले के आदमी हड़बड़ाते हुए तकरीबन भागते हुए कमरे से निकल आए। जिस राहदारी में हम बैठे हुए थे वहां भी खुलबली सी मच गई। पता चला कि यही साहब आईजी नसीर हैं। वो सभी लोगों से लाताल्लुक तीर की तरह हमारे जाने बढ़े और गर्मजोशी से सुल्तान बाबा को गले लगा लिया और उन्हें बड़ी इज्जत और मोहब्बत से अंदर अपने कमरे में ले गए। मैं हैरत से उनकी ये सारी गर्मजोशी देखता रहा। दोनों न जाने किन किन जमानों की पुरानी यादों को काफी देर तक कुरेदते रहे। नसीर साहब को बहुत देर बाद मेरा ख्याल आया और उन्होंने मुझसे माजरत की कि उनकी सुल्तान बाबा से बहुत मुद्दत बाद मुलाकात हुई है, लिहाजा जज्बात की रूह में वो मेरा तारुफ लेना भूल गए हैं। इब्तिदाई तकल्लुफ़ात से फारिग होने के बाद अब मुद्दा की बारी आ चुकी थी, लेकिन मैं सुल्तान बाबा की फरमाइश सुनकर कुछ हैरान हुआ। उन्होंने आईजी साहब से जुगन को उनके ऑफिस तलब करने की फरमाइश की। नसीर साहब ने चौंक कर सुल्तान बाबा को देखा। कोई खास शख्सियत? जहां तक मेरी मालूमात हैं, इस नाम का इस शहर में एक बदनामी ज़माना उचक्का और लफंगा रहता है। सब ठीक तो है ना? सुल्तान बाबा मुस्कुराए। सब ठीक है नसीर साहब, बस ये ध्यान रहे कि आपके अमले में से जो भी जाए उसे मेरे मेहमान की हैसियत से यहां तक लेकर आए। इस मर्तबा नसीर साहब के साथ साथ मेरी भी चौंकने की बारी थी। आईजी साहब ने सुल्तान बाबा से मजीद कोई सवाल नहीं किया और फोन पर किसी को हदायत जारी कर दी कि जुगन को इज्जत के साथ उनके दफ्तर पहुंचा दिया जाए। मैं एक बार फिर कुछ कहते कहते चुप हो गया। कुछ ही देर में पीए ने इंटरकॉम पर बताया कि जुगन को लाया जा चुका है। आईजी साहब ने उसे वहीं ऑफिस में भेजने की हदायत कर दी। कुछ ही देर में जुगन कमरे में दाखिल हुआ। जुगन जैसे गुंडे के लिए आईजी ऑफिस में तलब किया जाना बजाते खुद उसके लिए एक बहुत बड़ा दचका था। उसे आज तक हवालदार से लेकर सब इंस्पेक्टर तक ही भुगतने आए थे, जो कहीं ना कहीं खुद भी जुगन से मरूब दिखाई देते थे। कोई बड़ा केस हो गया तो इंस्पेक्टर या एसएचओ ऑफिस में पेशी हो जाती थी, जहां बड़े एहलकारों की डांट टपट और गाली गलौज का बुआदी था, और वहां के बुलावे अब उसके लिए सिर्फ सैरो तफरीह का ही बाइस होते थे। लेकिन एक दिन उसे यूं आईजी ऑफिस भी तलब किया जाएगा, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। सच तो यह है कि इस किस्म के लोग इसे अपने लिए एक एजाज से कम नहीं समझते थे और आइंदा उनके धंधे में ये बुलावा उनकी साख बढ़ाने में काफी मामून साबित हो सकता था। लेकिन बहरहाल आईजी साहब का बुलावा और फिर नसीर साहब की शख्सियत और उनके दफ्तर का बुरूबदार माहौल, ये सब मिलकर किसी न किसी गलत इंसान के हवास कुछ देर के लिए मुअत्तल करने का बाइस बन सकता था। उस दिन मैंने एक अच्छी चीज महसूस की कि बाज मर्तबा ओहदे से बढ़कर इंसान का सरापा बोलता है। नसीर साहब की बारी बरकम शख्सियत और उनकी अंदर तक उतर जाने वाली वो गहरी नजर किसी भी छोटे मोटे मुजरिम का पित्ता पानी कर सकती थी। लेकिन जुगन बहरहाल इलाके का दादा और एक गाहक शख्स था, जिसे कई बार जेल की हवा खाने के बाद कानून की इतनी समझ तो आ ही चुकी थी कि फिलहाल उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसकी उसे कोई सजा दी जाए।
और अपने बुलावे से लेकर आईजी ऑफिस पहुंचने तक वो काफी हद तक अपने आप पर काबू पा चुका था। लेकिन फिर भी इतने सर्द मौसम के बावजूद दफ्तर में दाखिल होने से लेकर अब तक के मुख्तसर अरसे में वो 2-3 बार अपने माथे से पसीना पहुंच चुका था। नसीर साहब ने सर से पैर तक एक भरपूर निगाह उस पर डाली। तो तुम जुगन हो। माँ बाप ने क्या नाम रखा था? वो कुछ हड़बड़ा सा गया। जी वो जहांगीर से होते हुए जुगन नाम पड़ गया। साहब मेरे को यहाँ, नसीर साहब ने उसका सवाल मनकता करते हुए सुल्तान बाबा की जानिब इशारा किया। ये सुल्तान बाबा हैं, मेरे खास मेहमान। ये तुमसे मिलना चाहते थे। सुल्तान बाबा ने आईजी साहब से दरखास्त की, उन्हें कोई एतराज ना हो तो हम उनके कमरे के साथ मुल्हिका मुलाकाती कमरे में जुगन से कोई बात कर लें। वैसे भी हमारी वजह से उनके दफ्तर के मामलात में पहले ही काफी खलल पड़ चुका था। नसीर साहब ने खुश दिली से सर हिलाया और चंद लम्हों बाद हम जुगन के सामने एक अलहदा कमरे में बैठे हुए थे। हालांकि गुज़श्ता रोज जुगन की मुझ पर कासनी हवेली के दालान में एक निगाह तो पड़ चुकी थी, लेकिन उसके तासुरात बता रहे थे कि वो मुझे पहचान नहीं पाया। अब उसका चेहरा बाकायदा एक सवालिया निशान बन चुका था। लेकिन जाने ये सुल्तान बाबा का ठहरा हुआ लहजा था या फिर इस माहौल का असर कि वो चाह कर भी हमसे कोई सवाल नहीं कर सका। सुल्तान बाबा ने शायद जानबूझकर कुछ ज्यादा वक्त लिया और फिर धीरे से खनकार कर बोले, माफी चाहता हूं जहांगीर मियां, तुम्हें इस तरह यहां बुलवाकर जहमत दी। अगरचे प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पते ठिकाने से आगा ना होने की वजह से कुएं को पास बुलाना पड़ा। हालांकि गर्ज हमारी ही थी। जुगन जो पहले ही सुल्तान बाबा के मुंह से अपना असली नाम सुनकर हड़बड़ाया सा हुआ था, उनकी बात सुनकर बिल्कुल ही बौखला सा गया। नहीं नहीं बाबा जी, आप काम बोलो। सुल्तान बाबा कुछ देर जैसे सोच में पड़ गए और फिर सर उठाकर बोले, नहीं, यहां कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। तुम अपना पता दे दो, मैं अपनी दरखास्त लेकर वहीं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने हैरत से बाबा की तरफ देखा। ये क्या बात हुई? भला इस शहर में जुगन जैसे बदनामे जमाना का पता ढूंढना कौन सी मुश्किल बात थी? और फिर अगर हमें उसके घर जाकर ही बात करनी थी तो फिर उसे यहां आईजी ऑफिस बुलवाने के लिए इस कदर एहतमाम की क्या जरूरत थी? जुगन के लिए भी सुल्तान बाबा की ये बात किसी अचानक फटने वाले पटाखे से कम नहीं थी। इंतजार भी तो एक तरह से असाब का इम्तिहान ही होता है, और वो दोबारा इस पुलिस रात से नहीं गुजरना चाहता था। लिहाजा उसने सटपटाए हुए अंदाज में अपनी सी हर मुमकिन कोशिश करके देखी कि सुल्तान बाबा अपनी बात वहीं कह डालें। लेकिन सुल्तान बाबा भी शायद उसके घर की ज़ियारत का तहिया करके ही यहां तक आए थे। सो आखिरकार जुगन को ही हार मानना पड़ी और उसने बड़ी बेदिली से अपने घर का पता लिखवा दिया। नसीर साहब के दफ्तर से निकलने से पहले उन्होंने चलते चलते उनसे कोई बात कही, जिसे मैं आगे निकल जाने की वजह से ठीक तरह से नहीं सुन पाया। रास्ते भर सुल्तान बाबा खामोश रहे और कासनी हवेली पहुंचकर भी मैंने हस्बे मामूल उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैं जानता था कि जो भी भेद है वो जल्द ही खुल जाएगा। शाम 4 बजे हवेली के फाटक से बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न बजा तो उन्होंने अपने हाथ में फिरती लंबी सी तस्बीह समेटी और उठ खड़े हुए। चलो मियां, जरा जहांगीर के यहां हो आए। उन्होंने जब से जुगन का असली नाम सुना था वो उसके तस्करे में वही नाम ले रहे थे। जब हम वहां से बाहर निकले तो मैं बाहर आईजी साहब की सरकारी मोटर कार खड़ी देखकर जोर से चौंका। गाड़ी के साथ ही बावर्दी शोफर और चाकू चौबंद मुहाफिज को देखकर मेरी हैरत दो चंद हो गई। आखिर जुगन जैसे गुंडे के घर जाने की क्या जरूरत थी? और फिर सुल्तान बाबा तो ऐसे गुंडों से हमेशा ही इज्तनाब बरतते थे, तो फिर आज ये सब कुछ क्यों?
मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि जब गाड़ी ने एक लंबा सा मोड़ काटा और हम एक पसमानदा इलाके में दाखिल हो गए, जहां कच्ची गलियों की मिट्टी में अटे बच्चों ने कुछ देर तक हमारी गाड़ी का पीछा किया और फिर थक कर हसरत भरी निगाहों से धूल उड़ाती गर्द का हिस्सा बनते गए। मुझे यूं महसूस हुआ कि ड्राइवर को हमारी मंजिल का बखूबी अंदाजा था, क्योंकि उसने रास्ते में एक बार भी हमसे कोई तस्दीक नहीं चाही और गाड़ी सीधी जुगन के बताए हुए पते पर ही जाकर रोकी। तब तक गली के तमाम लोग चौकन्ने होकर हैरत और कुछ खौफ से आईजी साहब के मुहाफिज को हमारे लिए दरवाजा खोलते देख रहे थे। उनके लिए भी ये जुगन की तरह एक अनहोनी थी, क्योंकि आज तक ज्यादा से ज्यादा किसी सब इंस्पेक्टर या एसएचओ को जुगन के दरवाजे पर देखा था, कागज के चंद टुकड़े मुट्ठी में दबाए नजरें चुराकर जाते हुए देखा था। लेकिन इस तरह लंबी सरकारी गाड़ी में से एक बुजुर्ग दरवेश उतरता वो पहली मर्तबा ही देख रहे थे, जो जुगन के सर पर हाथ फेर कर उसे दवाएं भी दे रहा था। खुद जुगन की अपनी सीटी गुम लग रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा इस्तकबाल कैसे करे। हाजी साहब का हमारे साथ पुरतपाक सलूक वो देख चुका था और अब हमें उनकी गाड़ी से उतरता देखकर तो जैसे उसके उसान ही खता हो गए। उसने आज तक लोगों को खुद से डर कर नफरत से भागते हुए ही देखा था। ये उसके लिए एक बिल्कुल नया तजर्बा था कि कोई खुद उसका मेहमान बनने के लिए उसके घर की दहलीज पर उसके कच्चे और बोसीदा सहन से गुजरा है। घर में दूसरा कोई नहीं था। जुगन के चंद कारिंदे कुछ ही देर में लपक कर किसी करीबी बेकरी से चाय के कुछ लवाजमात पकड़ लाए और उन उलझन और हैरत अमीज निगाहों के दरमियान हमें चाय भी पेश कर दी। खुद मैं भी हैरत से सुल्तान बाबा को यूं मजे से चाय पीता देख रहा था, जैसे हमारा वाहिद मकसद ही यहां आकर जुगन की गली के नुक्कड़ वाले होटल की तेज चीनी वाले चाय पीना हो। कुछ ही देर में वो जुगन के खानदान की सारी तारीख मालूम कर चुके थे। जुगन बचपन ही से यतीम खाने में पला बड़ा था और फिर 14 साल की उम्र में उसने वो सरकारी यतीम खाना भी छोड़ दिया और तब से महीने का एक आध हफ्ता वो किसी न किसी जुर्म की पादाश में जेल में गुजारने लगा। रफ्ता रफ्ता इलाके में उसकी डाक बैठती गई और छोटे मोटे चोर अचक्के उसके गिरोह में शामिल होते गए और वो इलाके का सबसे बड़ा दादा बनता गया। चाय खत्म करने के बाद सुल्तान बाबा ने प्याला मेज पर रखा और बराह रास्त जुगन की आंखों में आंखें डालकर बोले, जहांगीर मियां, तुम्हारी इतनी शोहरत सुनी थी, तभी अपनी एक कीमती चीज तुम्हारे पास बतौर अमानत रखवाने चले आया हूं। और याद रहे, यह काम पुलिस या कोतवाली के बस से बाहर का है। उम्मीद है तुम मायूस नहीं करोगे। जुगन गड़बड़ा सा गया, लेकिन आप तो खुद, मेरा मतलब है, अच्छा आप बोले, मेरे बस में हुआ तो जरूर, क्यों नहीं। सुल्तान बाबा की नजरें अब भी जुगन पर ही गड़ी हुई थीं। कासनी हवेली की एक मीना है, अपनी बिटिया जैसी है, जरियाब, उसे बतौर अमानत तुम्हारी तहवील में सौंपना है। बोलो, कर सकोगे उसकी हिफाजत? मुझे यूं महसूस हुआ कि गंभीर सन्नाटे में किसी ने कोई कान फाड़ देने वाला धमाका कर दिया हो। जुगन तो बुखला कर खड़ा ही हो चुका था। खुद मेरे कान भी साएं साएं कर रहे थे। अब मुझे समझ आ रहा था कि सुल्तान बाबा ने जुगन से बराह रास्त बात करने के बजाय इतना लंबा रास्ता क्यों इख्तियार किया था। अगर ये दरखास्त वो सीधे रास्ते से आकर जुगन के सामने पेश करते तो यकीनन वो हमारी इल्तिजा को भी उसी तरह हंसी में उड़ा देता जैसे हर कमजोर की फरियाद का अंजाम होता आया है। सुल्तान बाबा ने सुबह ही जुगन को ये बावर करवा दिया था कि उनकी डोरी कहां कहां बंधी हुई है। फिर उन्होंने शाम तक का वक्त लेकर जुगन को खुद को और उन्हें मजीद तोलने का मौका भी फराहम कर दिया और फिर अब शाम को पुलिस के सबसे आला अहदेदार की गाड़ी में पूरी शान शौकत के साथ जुगन के दरवाजे पर उतरकर उन्होंने जुगन के हौसलों पर आखिरी कारी ज़रब भी लगा दी थी।
और इस सारी तमहीद का मकसद जुगन को सिर्फ इतना ही एहसास दिलाना था कि उसके मुकाबिल इतना वजन रखते हैं कि अगर चाहें तो वक्त पड़ने पर सारी हुकूमती मशीनरी अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनकी आखिरी बात और आयजाना दरखास्त ने जुगन पर यह भी जाहिर कर दिया था कि आने वालों के ज़र्फ का पैमाना उसके अंदाजों से कहीं ज्यादा गहरा और वसी है, और वो उसकी दहलीज पार करने से पहले ही अपने हथियार बाहर मैदान में फेंक आए हैं। हालांकि वो चाहते तो इन हथियारों की बदौलत वो ये जंग जीत सकते थे, लेकिन सुल्तान बाबा का मकसद जंग कभी था ही नहीं। वो तो बस आजी ही जानते थे। लिहाजा उन्होंने जुगन को दर पड़ता यह एहसास भी दिला दिया कि अगर वो अपनी शर्मंगेज इरादों से बाज न आया तो बदले में उनके पास दरियाब को कासनी हवेली से कहीं दूर ले जाने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि मामला एक पर्दा नशीन की हुर्मत का है और ये वो दो धारी तलवार थी जिसका शिकार हर हाल में वो मारूख थी। सुल्तान बाबा अपनी बात खत्म करके चुप हो चुके थे और जुगन के चेहरे पर से साफ पता चल रहा था कि उसके दिलो दिमाग में उस वक्त न जाने कितने तूफान और आंधियों के झक्कड़ अपनी चीखों से उथल पुथल मचा रहे थे। वो उसी तरह गुमसुम सा अपनी जगह पर खड़ा रह गया था और आसपास मुंडलाते उसके हरकारे भी दम साधे अपनी जगह जमे हुए थे। कुछ देर तक माहौल पर वो असाब शिकन खामोशी तारी रही। सुल्तान बाबा ने उठकर जुगन के कांधे पर हाथ रखा। अगर मेरी मांग बहुत बड़ी है तो मैं माफी चाहता हूं मियां। जुगन का जिस्म जरा देर के लिए लर्ज सा गया। मैं भी घबरा कर उठ खड़ा हुआ। फिर वो हुआ जो यहाँ के बासियों के लिए देख पाना कभी मुमकिन न था। जुगन को आज तक किसी ने जिंदगी पर कभी इतनी इज्जत और प्यार से नहीं पुकारा था। इज्जत तो दूर की बात, किसी साहब इख्तियार ने उसे सीधे मुंह बात करना भी गवारा नहीं किया था। सुल्तान बाबा ने उसके लरसते शानों पर हाथ क्या रखे कि उसके अंदर का 10-12 साला वो यतीम बच्चा कूद कर बाहर निकल आया, जिसे आखिरी बार इसी मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम ने सर पर हाथ फेर कर दुआ दी थी। जुगन के फौलादी जिस्म ने 2-4 हिचकियां ली तो फिर वो जामिद बर्फ का पहाड़ कुछ यूं टूटा कि पिघल कर आसपास सभी जलथल हो गया। उसके कारिंदे अपने उस्ताद को यूं बच्चों की तरह आंसू बहाते देखकर पहले तो उसकी जानिब दौड़े और चाहा के लपक कर उसे संभाल लें, लेकिन अब इस पिपरे दरिया के आगे बंद बांधना उनमें से किसी के बस की बात भी नहीं रह गई थी। नतीजतन कुछ देर बाद उनमें से भी चंद अपनी आंखें पूंछते नजर आए। सच है कि शायद आंसू ही बेहतरीन कफारा है। सुल्तान बाबा को मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और जिस वक्त जुगन हमें रुखसत करने के लिए अपनी गली में आया तब तक उसका अपने आंसुओं से धुला हुआ चेहरा ये साफ बता रहा था कि अब कमालाबाद में कासनी हवेली का अगर कोई सबसे बड़ा मुहाफिज होगा तो वो खुद जुगन ही होगा। अब ये ज़र्फ से ज़र्फ का सौदा बन चुका था और आज तक इस बुरे इंसान के अंदर के ज़र्फ को तोलने के लिए किसी ने अपना तराजू यूं पेश नहीं किया था। और आज जब किसी साहिब ज़ौक़ ने उसे खुद को इस कांटे पर परखने का मौका फराहम किया तो उसके मन के अंदर छुपी कान का सारा सोना इस जंग आलूद आहन के नीचे से झलक आया था। अगले रोज जब हम कासनी हवेली से रुखसत हुए तो निगार और ज़रियाब की आंखों में भी आंसू थे। मैं और सुल्तान बाबा फिर से कुछ नए रिश्ते बनाकर अपनी अपनी राह के लिए निकल पड़े थे। स्टेशन पर जुगन का पूरा टोला हमें रुखसत करने के लिए मौजूद था। मैं जबलपुर के स्टेशन पर उतरने से पहले सुल्तान बाबा से जल्द वहां का फेरा लगाने का वादा लेना नहीं भूला। मैंने जबलपुर स्टेशन पर ही ज़हरा को सारी सूरत हाल खत में लिखकर भेज दी और खुद दरगाह की जानिब चल पड़ा। यूं ही रात हुई और फिर दिन निकल आया। मैंने एक अजीब सी बात महसूस की कि असगर साहब के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और तनाव के आसार हमा वक्त मौजूद रहते हैं। खासतौर पर नमाज के औकात में वो अजीब बेचैन से नजर आने लगते थे। लेकिन मैं मजहब को हमेशा से एक खास हद के अंदर इंसान का बेहद जाती मामला समझता हूँ।
لہٰذا میں نے کبھی بھی ان کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش ہی نہ کی۔ یوں 4 دن گزر گئے اور جمعرات کا دن آ پہنچا۔ جمعرات کو بشیرے نے دیوں کا تیل بدلنے کے لیے آنا تھا۔ میں نے دور چوٹی سے نیچے گھاٹی میں بشیرے کا تانگا آتے ہوئے دیکھا، لیکن آج تانگے کی پچھلی نشست پر خلاف معمول ایک جالی دار پردے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پھر کچھ زنانہ سواریاں بھی تانگے سے اتریں۔ کچھ دیر میں سب سے پہلے بشیرہ درگاہ کے صحن میں وارد ہوا اور جلدی جلدی تیل کی کپی سے تازہ تیل ہر دیے کی کٹوری میں انڈیلنے لگا۔ ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی چلتی رہی۔ خان صاحب کی حویلی کی زنانیاں آئی ہیں دعا کرنے، کرم دین بھی ساتھ ہے۔ لارے بی بی آتی ہیں ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو یہاں، اپنے خان صاحب کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ بڑی والی امینہ تو 2 سال پہلے ہی بیاہ کر رحمان گڑھ کے چودھری اجمل کے ہاں چلی گئی تھی۔ پھر جیسے بشیرے کو کچھ یاد آیا اور وہ میرے قریب آ کر رازدارانہ انداز میں بولا، امینہ اور چھوٹی بی بی کی سگی ماں کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور اب جو وہ بیگم صاحب لارے بی بی کے ساتھ اوپر آ رہی ہیں وہ ان کی ستیلی ماں ہے۔ خان صاحب نے بیٹیوں کے لیے دوسری شادی رچا لی تھی۔ اتنے میں وہ دونوں درگاہ کے صحن تک آ پہنچی اور بشیرے کے رواں تبصرے کو جیسے بریک سی لگ گئی۔ آنے والیوں میں سے ایک بردبار اور سنجیدہ طبع تھی، اور دوسری جو عمر میں چھوٹی تھی کافی شوخ سی تھی۔ اگر بشیرے کی زبانی مجھے اس ماں بیٹی کے رشتے کا پتہ نہ چلتا تو میں نے کبھی بھی ماں بیٹی نہ سمجھتا، کیونکہ دونوں کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ شاید خان صاحب کی دوسری بیگم کی 9 عمری میں ہی شادی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لاریب کی بڑی بہن ہی لگ رہی تھی۔ دونوں نے احاطے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے فاتحہ پڑھی اور قبر پر پھول چڑھائے۔ میں جب کبھی ان قبروں پر لوگوں کو عذرائے عقیدت پھول چڑھاتے یا اگربتیاں جلاتے اور خوشبو بکھیرتے ہوئے دیکھتا تھا تو نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی بے چینی اور الجھن کا احساس ہوتا تھا، جیسے ہم بیک وقت ان پھولوں کی نازک پنکھڑیوں اور اس قبر کی بحرمتی کر رہے تھے۔ اصغر صاحب نہ جانے صبح سویرے ہی کہاں نکل گئے تھے۔ میں احاطے کی کچی دیوار کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی انگور کی بیلوں کی جانب بڑھ گیا، جس کے پتے سردی کی وجہ سے زرد آتشین رنگ کے ہو کر زمین پر یوں بکھرتے رہتے تھے جیسے کوئی مصور سبز دانی اور زردہ رنگوں کے چینٹے کینوس پر گراتا چلا گیا ہو۔ انہی بیلوں کے نیچے شفاف پانی کی کشادہ نالی بھی بہتی تھی۔ اس بہتے جھرنے اور اس نالی کے رمجم جیسی ٹھنڈی میٹھی آواز نے درگاہ کے اس سکوت کو اور بھی مقدس بنا رکھا تھا۔ 2-3 دن سے رات کو چونکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا، لہٰذا اس بہتے پانی پر شفاف سی برف کی شیشے نما سی تہ بن جاتی تھی، جو دن نکلنے اور دھوپ چڑھنے پر دھیرے دھیرے پگھل کر پھر سے اسی رواں پانی کا حصہ بن جاتی تھی۔ اس وقت بھی شیشے جیسی برف کی وہ پتلی سی تہ درمیان سے ٹوٹ کر پانی بن چکی تھی اور کناروں پر بچی اس کی باقیات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھیں۔ میں نہ جانے کتنی دیر سے برف اور پانی کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے قریب ہی بشیرے کے کھنکارنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ اور اس کی بڑی مالکن نہ جانے کب سے وہاں کھڑے تھے۔ شاید مالکن نے مجھ سے کوئی سوال بھی کیا تھا، لیکن میں اپنی محفیت کی وجہ سے اسے سن نہیں پایا۔ میں نے جلدی سے معذرت پیش کی۔ وہ دھیرے سے مسکرائیں۔ تو تم ہو اس درگاہ کے نئے مجاور؟ لیکن تم تو ابھی کم عمر ہو، کیا جدی پشتی مجاور ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ عبداللہ۔ میں نے ان کے سوال کے پہلے حصے کا جواب دینے سے گریز کیا، اور انہوں نے بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا اور بولی، اچھا عبداللہ، تمہیں کچھ خدمت سر انجام دینی ہوگی۔ ہمارا ہر جمعرات کو یہاں آنا ممکن نہیں، لہٰذا پچھلے خدمتگار کی طرح اب تمہیں کو ہر جمعرات یہاں نیاز بانٹنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ بشیر تمہیں ساری تفصیل بتا دے گا، کوئی مشکل ہو تو پوچھ لینا۔ جی بہتر،
वो पलट कर जाने लगी तो फिर उन्हें जैसे कुछ याद आया। इतने में दूर खड़ी लारेब कबूतरों को दाना डालती हुई हाथ झाड़कर हमारी जानिब बढ़ आई। बड़ी मालकिन ने मुझसे पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? शादी हुई है तुम्हारी? नहीं, मैं यहाँ अकेला हूं। माँ बाप दूर किसी शहर में रहते हैं। मैं अकेलौता हूं। अब लारेब की बारी थी। मेरा जवाब सुनकर वो चौंकी और कुछ तेज लहजे में बोली, अरे तो उन्हें भी साथ लेकर आना चाहिए था ना। वो बेचारे अकेले वहां कैसे रह रहे होंगे। उनके लिए किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बता देना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनको भी यहीं बुलवा लो। पिछले मुजावर का तो पूरा खानदान इसी दरगाह में रहता था। मुझे लारेब की बात सुनकर मामा का जुमला याद आ गया कि जहां कहीं बसेरा करो हमें भी वहीं बुलवा लेना। जाने क्यों ये सोचते ही मेरे होंठों पर खुद ब खुद हल्की सी मुस्कुराहट आ गई कि मामा और पापा मेरे साथ ही इस दरगाह के कबूतरों को दाना डाल रहे होंगे। और पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा, पहले मैं तो खुद इस दुनिया के तौर तरीके और रहन सहन सीख लूं, फिर उन्हें भी यहीं बुला लूंगा। लारेब और बड़ी मालकिन ने चौंक कर मेरी जानिब देखा, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। जब से मैंने दरगाह की जिंदगी इख्तियार की थी, मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश यही होती थी कि यहाँ मैं अपने अल्फाज, बर्ताव या किसी भी तौर तरीके को दूसरों पर ऐसे जाहिर ना होने दूं कि उन्हें मेरे माजी या मेरे रिश्तों के बारे में कोई अंदाजा हो सके। दरअसल मैं जिस रास्ते का मुसाफिर था, उसकी मंजिल नुमायां होने से नहीं बल्कि गैर नुमायां होकर नजर आ सकती थी। इसीलिए मैं हमेशा भीड़ और हजूम में खोए रहने को तरजीह देता था। लेकिन आज बेहद एहतियात के बावजूद शायद मुझसे अल्फाज के चुनाव में कोताही हो गई थी और नतीजे में सामने खड़ी लारेब की बड़ी बड़ी काली आंखों से झांकती हुई हैरत नुमायां थी। कुछ देर तक गौर से वो मेरी जानिब देखती रही। कुछ लोगों का हुस्न पहली निगाह में ही हमारी नजर को कीड़ा नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे कुछ अलग जावियों से हम पर खुलता है। लारेब का चेहरा भी कुछ ऐसा ही था, परत दर परत खुलने वाला। उसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में हर वक्त शरारत सी भरी रहती थी और उसे हमा वक्त अपने निचले होंठ को दांतों में दबाने की आदत थी, जबकि उसके चेहरे पर बाएं गाल पर एक हल्का सा गुलाबी गड़ा पड़ता था, खास तौर पर जब वो मुस्कुराती थी। और इस वक्त ये तमाम कैफियत पूरी तरह उसके चेहरे पर वाज़िया थीं। जब उसने मेरी बात के जवाब में शरारतन कहा, उन्हें भी यहीं बुलवा लो, वैसे भी काफी कमरे खाली पड़े हैं, कुछ रौनक ही हो जाएगी। बड़ी मालकिन ने कड़ी नजरों से लारेब को घूरा। जवाबन वो मुंह में अपनी काली चादर का पल्लू दबाकर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज बिल्कुल इस झरने से मुशाबा थी जो दरगाह से ऊपर वाली चोटी से निकलकर बह रहा था। बड़ी मालकिन ने जाने से पहले मुझे दुआ दी, किसी अच्छे घर के लगते हो, जीते रहो। वो दोनों पलट कर चल दी। बशीरी ने जाते जाते मुझे याद दिलाना जरूरी समझा कि मुझे उसकी मन्नत की पूरा होने की दुआ करते रहना है। करमदीन हांफता कांपता अपनी लकड़ी की बड़ी सी डांग संभाले हवेली की बीवियों के आगे तेज तेज दौड़ा चला जा रहा था। नीचे उतरकर वो तांगे पर बैठी और तांगा आगे चल पड़ा। इसी अस्नाम में असगर साहब भी पसीने में शराबूर दरगाह के हाथे में दाखिल हुए। यूं लगता था जैसे बहुत दूर से पैदल चल कर आ रहे हों। मैंने जल्दी से अंगूर की बेलों के नीचे रखे गड़ों में से एक गिलास पानी भरकर उन्हें पेश किया, जिसे वो एक ही सांस में उंडेल गए। खुश रहो मियां, मैं दरअसल किसी काम से नीचे गांव के बाजार तक गया था। कुछ लौंग और लुबान वगैरह चाहिए था। वापसी पर छोटे रस्ते के लालच में ज्यादा चढ़ाई चढ़ गया। कम वक्त अब उम्र भी तो नहीं रही ना। असगर साहब हस्बे मामूल बात करते वक्त अपने गले में पड़े उस सुर्ख तागा नुमा तावीज से खेलते रहे, जो मैं पहले दिन से उनके गले में मजबूती से कसा हुआ देख रहा था।
कभी कभी तो इस धागे की सख्ती और उनके गले में पड़े सुर्ख निशानात देखकर मुझे उलझन सी होने लगी थी कि आखिर इतना कस के धागा गले में बांधने की क्या जरूरत थी। खामखाही इंसान खुद को अजियत में डाले रखे। लेकिन मैं एक बार फिर उनसे कुछ पूछते पूछते रह गया। शायद ये धागा भी उनकी उसी मन्नत का ही कोई तसलसल था। मुझे गहरी सोच में पड़ा देखकर वो हल्के से मुस्कुराए। मैं जानता हूं तुम्हारे जहन में हम्मा वक्त मेरे मुताल्लिक बहुत सारे सवालात मचलते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि तुम कभी चाह कर भी अपने दायरे से बाहर नहीं निकलते और हमेशा गैर जरूरी सवालात से इज्तनाब करते हो, और यही तुम्हारे गहरे और आला ज़र्फ की निशानी है। मैंने गौर से उनकी जानिब देखा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी शदीद दर्द का शिकार हैं। जब कभी आपको ऐसा लगे कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो मुझे जरूर कहिएगा। असगर साहब ने चौंक कर मेरी जानिब देखा और फिर मुस्कुराते हुए मेरा कांधा थपथपाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। जब्बलपुर एक छोटा सा कस्बा नुमा गांव था जो चारों जानिब से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव का वाहिद बाजार कस्बे के वस्त में वाक़या था, जहां टीन की छतों और लकड़ी के बड़े बड़े पुराने दरवाजों वाली चंद दुकानें बंटवारे से पहले से ईस्ता थीं, जिनमें गंदुम, जौ, गुड़, तेल और दीगर राशन लिए बैठे दुकानदार हैरत भरी निगाहों से किसी अजनबी को वहां से गुजरते हुए देखते रहते। बाजार के आखिरी सिरे पर एक बड़ा सा टाल था, जहां लकड़ी के अंबार से लगे रहते थे। बाजार का लेन देन ज्यादातर मौसमी फसल की बुआई और कटाई पर मुनस्सर होता था, और इन्हीं दिनों में लोग अपने पुराने उधार उतारते और एक नया कर्ज सर पर अनाज की बोरियों समेत उठाए चले आते। फिर भी ये सब लोग खुशबाश रहते थे, और उनकी हंसी में हंसी और आंसू में आंसू का जायका भी खालिस था। सच है कि जिंदगी अलग चीज है, जिंदा रहना अलग बात है। मैंने जब्बलपुर के लोगों को जिंदा महसूस किया था। उनकी नींद पुरसुकून थी और सुबह उनके लिए धूप की सूरत में सूरज का खंजर लिए वारिद नहीं होती थी। कस्बे का वाहिद मालदार और मतमूल घराना करीम खान साहब का था, जिनकी हवेली पूरे गांव की वाहिद और बाइसे तकरीम निशानी थी। खुद करीम खान का दिल भी उनके नाम की तरह बड़ा था, और गांव के न जाने कितने घराने दर पर्दा उनकी आयानत से ही चल रहे थे। बीवी की मौत के बाद उनकी जिंदगी का महवर उनकी 2 बेटियां ही रह गई थीं। वो बच्चियों को दिल का छाला बनाकर रखते थे और उन पर सुतीली मां लाने के बेहद खिलाफ थे, लेकिन साल भर में ही उन्हें अंदाजा हो गया कि लड़कियों की तरबियत में एक खास अंसर उनकी मां का भी होता है, जो एक औरत की मौजूदगी में ही पूरा हो सकता है। लेकिन ऐसी औरत कहां से मिलती जो उनकी बेटियों को मां नहीं, एक सहेली बनकर पालती। आखिरकार बुजुर्गों की नजर में करीम खान की मरहुमा बीवी की छोटी बहन साइमा पर पड़ी, जिसने अभी ताजा ताजा 12वीं जमात का इम्तिहान दिया था, और वह दर हकीकत करीम खान की दोनों बेटियों की पसंदीदा खाला भी थी। तब करीम खान की बड़ी बेटी अमीना 7वीं जमात में थी और सकीना ने अभी 4थी जमात में कदम रखा था। यूं साइमा अगले महीने ही 2 कपड़ों में ब्याह कर करीम खान की हवेली में छोटी मालकन से बड़ी मालकन की गद्दी संभाल चुकी थी। ऐसे वक्त में करीम खान के ससुराल वालों के एहसार और समझदारी ने भी बड़ा किरदार अदा किया, वरना साइमा की मां का दिल तो अपनी फूलों जैसी बेटी को यूं रुखसत करते वक्त कटा जा रहा था, लेकिन दूसरी जानिब भी तो उनके अपने जिगर ही के 2 टुकड़े थे, जिनके लिए उन्हें ये कुर्बानी देना ही थी। साइमा ब्याह कर करीम खान के घर आ गई, और फिर उसने मां के नाम के साथ लगा ये सुतीली के लहाके को कुछ इस तरह से मिटाया कि लोग सुतीली लफ्ज को ही भूल गए। साइमा ने दोनों बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी और बड़ी को तब तक रुखसत नहीं किया जब तक वो करीबी जिले से बीए की फर्स्ट डिवीजन की डिग्री लेकर घर वापस नहीं आ गई।
इसी तरह वो आजकल उसी तनदही से लारेब को उसकी ग्रेजुएशन की तैयारी करवा रही थी। करीम खान को लगता था कि खुदा ने उसके सभी अच्छे अमाल का बदला इसी दुनिया में साइमा की सूरत में उसे दे दिया था। दोनों बेटियों ने भी माँ को माँ से ज्यादा अपनी सहेली और सहेली से बढ़कर माँ समझा और उसे वही मान दिया जो वो अपनी सगी माँ को दे सकती थी। लारेब तो वैसे भी साइमा से बहुत करीब थी और दोनों यकजान और दो कालिब की तशरीह बनी इस ऊंची हवेली में अपने जीवन बता रही थीं। लारेब को किताबों से बेहद शगफ था और करीम खान ने बेटी की सहूलत के लिए हवेली में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी, जहां हर हफ्ते 15 दिन के वक्फे के बाद शहर से चंद नई किताबें जरूर शामिल ज़खीरा कुतब हो जाती थीं। लारेब को अपनी बीए के रिजल्ट का इंतजार था, जिसके बाद वो शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन फिलहाल करीम खान इस हक में नहीं थे, मगर लारेब को यकीन था कि वो अपनी हर जिद की तरह इस बात को भी अपनी लाडली माँ के तवस्सुत से मनवा लेगी। वैसे भी वो थी ही इतनी शोख कि उसके नाज के सामने उसके बाप का गुस्सा कुछ कम ही ठहर पाता था। सारा दिन हवेली में उसकी हंसी और कहकहों का जल तरंग बजता रहता था और वो पूरा दिन किसी को भी टिक कर नहीं बैठने देती थी। सुबह सवेरे धूप निकलते ही रजाइयां और उलंगियां धूप में डाली जा रही हैं तो 11 बजे गर्म पकौड़े और समोसे तले जा रहे हैं। अभी अंदर का हंगामा खत्म हुआ नहीं कि सपहर से पहले आसमानों पर बादलों की कटार देखते ही हवेली से मलहका बाग में झूले डलवाए जा रहे हैं। अभी पहली बूंद गिरती नहीं कि बारिश के पकवान बाग के झूलों तले बनना शुरू। अभी नौकर बाग में तेल की कड़ाइयां पहुंचाकर अपनी कमर सीधी भी नहीं कर पाए कि शाम की चाय का गुलगुला शुरू। साथ ही साथ 2 पट्टों की रंगाई और सावन के लिए नए कपड़ों की बनवाई। दर्जी तो साल भर जैसे हवेली के दरवाजे से ही टंगा रहता था। और फिर मगरिब डली नहीं कि हवेली के सबसे बड़े कमरे में अंगीठियां जलवाने की दौड़ धूप शुरू। खुश्क मेवे की परातें फटाफट वहां पहुंचा दी जाती और फिर रात के खाने के फौरन बाद गर्म कहवा, सब्ज या कश्मीरी चाय बड़े बड़े फंजानों में वहां कमरे में पहुंचा दी जाती। और फिर जब करीम खान बाहर के बखेरों से फारिग होकर अपनी चहीती बेटी के पास आते तो फिर रात गए तक माँ बाप दोनों ही बेटी की बातों की सरगम से महसूस होते रहते। वो थी भी कुछ ऐसी ही, चंद लम्हों में ही सबको अपना बना लेने वाली। हवेली के सभी नौकर भाग भाग कर उसके काम यूं करते थे जैसे उनसे जरा सी भी ताखीर हो गई उनकी लाडली मालकन कहीं उनके हिस्से का काम किसी और के हवाले ना कर दे। तभी तो करीम खान का दिल नहीं मानता था कि अपनी इस बोलती मीना को एक बार फिर से यूनिवर्सिटी हॉस्टल की भूल-भुलैयों में भिजवा दे। अभी 2 माह पहले ही तो वो शहर के कॉलेज से इम्तिहान देकर लौटी थी। अब वो किसी तौर पर अपनी लाडली को खुद से जुदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाबुल जाने प्यार पालते हुए हमेशा यकीन भूल जाता है कि बेटियां तो सदा से पराया धन होती हैं। साइमा भी हमेशा शौहर को यही समझाती रहती थी कि बेटी से इतना ज्यादा प्यार और लगाव बाद में बहुत तड़पाता है, लेकिन इन जज्बों पर इंसान का काबू होता तो फिर जिंदगी में रोना ही किस बात का था। पर फिर कुछ लोगों में कुछ ऐसी ही बात भी तो होती है दिल में खूब जाने वाली। वो भी ऐसी ही थी, चंद लम्हों ही में आंसुओं के रास्ते दिल में उतर कर खून से तहलील हो जाने वाली। और उसकी ये शोख तबीयत और कहकहे अब वाकई हवेली के दरो दीवार में तहलील ही तो हो चुके थे। ये सारी बातें मुझे आते जाते बशीरे और किसी हद तक करमदीन से पता चलती रहती। दिन गुजरते जा रहे थे। मामा की ताकीद के मुताबिक मैंने हर हफ्ते ताकीद से खत लिख देता था और हर 15वें दिन फोन भी कर लेता था। उस दिन भी जब मैं गांव के वाहिद तारगर से मामा से फोन पर बात करके वापस दरगाह आया तो बेहद उदास था। मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने खुद तो नहीं बताया, लेकिन पापा से जब बात हुई तो उन्होंने दबे लफ्जों में उनकी तबीयत का जिक्र कर दिया था। मैं सोच रहा था कि सुल्तान बाबा का कहीं अता पता मिले
तो मैं उनसे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर हो आऊं। लेकिन शाम ढलने से पहले ही असगर साहब को शदीद बुखार ने आ घेरा। सर्दी की शिद्दत काफी बढ़ चुकी थी और वो न जाने दिन भर कहां भटकते रहते थे। शायद इसी आवारागर्दी के दौरान उन्हें सर्दी लग गई थी। रात होते होते वो बिल्कुल ही बेसुध हो गए और मजबूरन मुझे उन्हें अपने कमरे में उठाकर लाना पड़ा। उनकी बेहोशी के वक्फे गहरे होते जा रहे थे और दरमियान में थोड़ा बहुत होश आता तो बेसुध से पड़े रहते। वो हज़ियान में कुछ अजीब सी बातों की गर्दान भी कर रहे थे। तोड़ दूंगा, मैं इस धागे को तोड़ दूंगा, मुझे आजाद कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे संभालूं, क्योंकि मुझे ऐसी किसी तीमारदारी का पहले से कोई तजर्बा नहीं था और मेरे पास यहाँ दरगाह में ऐसी कोई खास दवा भी नहीं थी जो इस बीमारी में उन्हें पिला सकता। मुझे ये भी तशवीश थी कि उन्होंने आज तक कभी अपने किसी अते पते से भी मुझे आगाह नहीं किया था, न ही मुझे उनके किसी रिश्तेदार वगैरह का पता था। आधी रात तक मुझसे जो भी बन पड़ा वो मैंने किया, लेकिन उनकी हालत सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ती ही गई और आखिरकार मुझे फैसला करना ही पड़ा कि मुझे नीचे गांव जाकर किसी मदद का इंतजाम करना ही पड़ेगा। लेकिन यूं आधी रात को मैं किसके घर का दरवाजा खटखटाता? मुझे तो वहां नीचे किसी हकीम या तबीब का पता भी नहीं था। लिहाजा इस नीम शब में जब सर्दी रगों को अंदर से काट रही थी और गांव भर में किसी भी ज़ीर का निशान ढूंढे से ना मिलता था, मैंने बड़ी हवेली के फाटक पर दस्तक दे दी और फिर जाने कितनी देर बाद किसी दरबान के खांसने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलने वाला करमदीन नहीं था, कोई दूसरा पक्की उम्र का मर्द था जो यूं आधी रात को अपनी नींद खराब किए जाने पर काफी हद तक बरहम भी नजर आ रहा था। उसने फाटक खुलते ही दुरुस्त लहजे में पूछा, क्या बात है मियां? मैंने उसके लहजे को नजरअंदाज कर दिया। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं पहाड़ी वाली दरगाह का मुजावर हूं। उसने मेरी बात पूरी होने से कबल ही काट दी। सुबह आना, इस वक्त सब सो रहे हैं। उसने बुड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद करने की ठानी और ज़ेरे लब कहा, ना दिन देखते हैं ना रात, ये भी कोई वक्त है मांगने का? वो मुझे कोई भिखारी समझ रहा था। वैसे ठीक भी था, हर तलबगार भिखारी ही तो होता है। मैंने जल्दी से उसे रोका, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। दरअसल ऊपर दरगाह में एक मरीज की हालत बहुत बुरी है, मुझे उसके लिए कुछ दवाएं चाहिए। अगर आप खान साहब से जाकर। उसने एक बार फिर मेरी बात काट दी। नहीं, खान साहब इस वक्त किसी से नहीं मिलते और अभी आधी रात को मैं कहां से दवा दारू का इंतजाम करूं तुम्हारे लिए? तुम अगर वापस नहीं जा सकते तो यहीं हवेली की ड्यूटी में एक तरफ पड़े रहो। खान साहब सुबह की नमाज के लिए उठेंगे तो तुम्हारी बात करवा दूंगा। अब जाओ और मुझे भी सोने दो। उसने एक बार फिर मुझे धुतकार कर फाटक बंद करने की ठानी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से सूरत हाल की नजाकत समझाऊं। मैंने भी मजबूरन वापसी की ठानी। इतने में अंदर वाली ड्यूटी के अंधेरे से किसी औरत की आवाज उभरी, दरवाजे पर कौन है जमाले? हवेली का दरबान चौंक कर पलटा। ड्यूटी के अंधेरे से बड़ी मालकन और लारेब आगे बढ़कर दीवार के साथ लगी जलती मिशल की रोशनी में आगे आ गईं। वो दोनों जाने कब दरवाजे पर बातचीत और बहस की आवाजें सुनकर ड्यूटी में चली आई थीं। दरबान घबरा सा गया। पता नहीं, कोई भिखारी है जी, आधी रात को खान साहब को जगाने का कह रहा था। मैंने कह दिया है कि हम इस वक्त उनकी नींद खराब नहीं कर सकते। जो भी चाहिए सुबह आकर ले जाए। उन्होंने जमाले की बात पर ध्यान नहीं दिया और आवाज देकर बोले, कौन है दरवाजे पर? सामने आओ। मैंने फाटक से अंदर कदम रखकर उन्हें सलाम किया। वो मुझे देखकर चौंकी। लारेब भी हैरान सी थी। अब्दुल्ला, तुम खैरियत तो है? मैंने असगर साहब की बीमारी से लेकर
हवेली का दर खटखटाने तक का तमाम माजरा सुना दिया। उन्होंने फौरन लारेब को अंदर से मेडिकल बॉक्स लाने का कहा और जमाले को ठीक ठाक झाड़ पिलाई कि उसे कितनी बार मना किया है कि किसी भी साहिल को यूं दरवाजे से वापस ना लौटाया करे। वो तो अच्छा हुआ कि वो करमदीन की घर वाली जो हवेली के अहाते में ही अपनी कोठरी में बीमार पड़ी थी, उसकी दवा बनाकर उसे देने के लिए जा रही थीं, क्योंकि तबीब ने उसे हर 6 घंटे के बाद एक ताज़ा दवा की खुराक देने की ताकीद की थी और लारेब की जिद थी कि वो खुद ही इन्हें दवा खिलाएगी, क्योंकि करमदीन को शक था कि उसके घर वाली इन कड़वी कसीली दवाओं से तंग आकर अब उन्हें आंख बिछाकर बहा देती है। लिहाजा अब दवा की तमाम खुराकें लारेब की निगरानी में पिलाई जाती थीं। और फिर जब लारेब जाग रही हो तो भला वो अपनी सहेली, अपनी प्यारी मां को कहां सोने दे सकती थी। और यही जगराता उन्हें रात की इस पहर दरवाजे तक ले आया, वरना शायद मुझे पूरी रात वहीं हवेली की ड्यूटी में इंतजार करना पड़ता। लारेब कुछ ही देर में मेडिकल बॉक्स ले आई जिसमें बुखार की अंग्रेजी दवाएं भरी पड़ी थीं। बड़ी मालकन ने वो बॉक्स मेरे हवाले किया और मुझे दवा पिलाने के बारे में कुछ हदायत जारी करके वापस दरगाह जाने का कहा, जबकि जमाले को हुक्म दिया गया कि वो फौरन जाकर हकीम साहब को जगाए और उन्हें लेकर ऊपर दरगाह मरीज के पास पहुंचे। वैसे तो गांव में एक सरकारी डिस्पेंसरी भी थी, लेकिन उसका पिछला सरकारी डॉक्टर सिफारिश करवा के किसी बड़े जिले में अपना तबादला करवा चुका था और पिछले 1.5 साल से किसी नए डॉक्टर की तैनाती खटाई में पड़ी हुई थी, क्योंकि जब किसी की दूर दराज इलाके में तैनाती होती तो वो आने से पहले ही दौड़ धूप करके अपना तबादला रुकवा लेता था। मैं दवाओं का बॉक्स लेकर पलटने लगा तो बड़ी मालकन ने मुझे आवाज दी, सुनो अब्दुल्ला। मैं ठिठक कर पलटा तो गौर से मेरी जानिब देख रही थी। जमाले की बातों का बुरा ना मानना, तुम कोई मांगने वाले नहीं, इस गांव भर के मेहमान हो, लेकिन तुम्हारे साथ आज जो बर्ताव इस हवेली के दरवाजे पर हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। खान साहब को पता चलेगा तो इस जमाले की खूब खबर लेंगे। मैंने जल्दी से उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा हुलिया ही शायद ऐसा है कि जमाले की जगह कोई और भी होता तो धोखा खा जाता। आप खान साहब को सारी तफसील से आगाह ना कीजिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। माफ करने में बड़ाई है, आप भी जमाले को माफ कर दीजिए। उनके मुंह से बेख्तियार निकला, जीते रहो। लारेब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तब तक मैं वहां से पलट चुका था। मैं ऊपर दरगाह में पहुंचा तो अस्कर साहब बिल्कुल ही बेसुध पड़े थे। बड़ी मुश्किल से उनके हलक में दवा उंडेली। कुछ ही देर में जमाला भी हकीम साहब को लेकर पहुंच गया और हकीम साहब ने बड़ी जाफिशानी से दिन चढ़े तक अस्कर साहब की कुछ ऐसी देखभाल की कि दोपहर तक वो बामुश्किल आंखें खोलने के काबिल हो सके। हकीम साहब अभी वहीं मौजूद थे जब खान साहब भी तीमारदारी के लिए दरगाह आ पहुंचे और काफी देर वहीं असगर साहब के सराहने बैठे रहे। उन्होंने बहुत चाहा कि असगर साहब कुछ दिन के लिए नीचे उनकी हवेली के मेहमान खाने में मुंतकिल हो जाएं, लेकिन वो किसी तौर ना माने। पता नहीं क्यों असगर साहब एक रात भी दरगाह से बाहर नहीं गुजारना चाहते थे। शायद ये भी उनकी मानी हुई मन्नत की कोई मजबूरी थी। खान साहब ने जाते वक्त हकीम को ताकीद की कि वो असगर साहब के ठीक होने तक दिन में एक मर्तबा दरगाह का फेरा जरूर डाल जाया करें, क्योंकि खान साहब असगर साहब को भी अपना मेहमान समझते थे और मेहमान की तीमारदारी और इलाज में वो कोई गफलत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तबीब के जाने के बाद असगर साहब बहुत देर तक ममनूनियत भरे लहजे में मेरा शुक्रिया अदा करते रहे कि मैंने उनके लिए बड़ी जहमत बर्दाश्त की है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मौजू बदलने पर आमादा किया और इधर उधर की बातें करके उनका ध्यान बटाया। उस दिन मैंने उनसे एहतियातन उनका पता और चंद हवाले पूछकर एक कागज पर लिख लिए ताकि आइंदा किसी ऐसी हंगामी सूरत हाल में काम आ सकें
उन्होंने बेदिली से मुझे अपना पता नोट तो करवा दिया, लेकिन साथ ही साथ खास तौर पर ताकीद की कि मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करूं कि ये पता राज ही रहे और सिर्फ उनकी मौत की सूरत में ही उनके घर वालों से कोई राब्ता किया जाए। मैंने जब चौंक कर उनकी जानिब देखा तो वो मुझे बेहद टूटे हुए इंसान दिखाई दिए। लंबी कहानी है मियां, पर तुम्हें सुनाऊंगा जरूर। तुमने मेरा दिल जीत लिया है, बस जरा मेरी तबीयत संभल जाने दो। मैंने उन्हें दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से मना किया और उन्हें नींद की गोली देकर बाहर सीन में चला आया। सफेद बादलों के चंद आवारा टुकड़े नीले आसमान पर आंख मचोले खेल रहे थे। उनमें से कोई एक किसी पहाड़ी की चोटी के पीछे जा छुपता और फिर बाकी सब उसे ढूंढने के लिए हवा के दोष पर उसके पीछे भागे जाते। मैं न जाने कितनी देर तक हवा, आसमान और बादलों का ये लाफानी खेल देखता रहा। तभी नरम चमकीली धूप ने दरगाह के मुंडेरों को चूमकर उन्हें अलविदा कहने का सिलसिला शुरू कर दिया। मगरिब की अजान का वक्त हो चला था। मैं मुंडेर पर रखे दिए जलाने के लिए उठा ही था कि मुझे नीचे घाटी में बशीरे के तांगे की मखसूस घुंघरू बड़ी टाप और उसके साल खुर्दा भूपों की आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर निकलकर नीचे जाने वाले रास्ते से झांका तो वो नीचे से ही चला आया। ओ अब्दुल्ला बाबूजी, आपको खान साहब ने अभी बुलाया है, जल्दी से नीचे आओ। खान साहब के बुलावे का सुनकर मैं सोच में पड़ गया। कहीं बड़ी मालकन या लारैब ने रात वाले किस्से का जिक्र तो उनसे नहीं कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो खामखा जमाले की शामत आ जाएगी। मैं इसी सोच में गिरा नीचे उतरा तो बशीर टांगा मोड़कर बिल्कुल तैयार खड़ा मिला। मैंने उससे मामला पूछा तो बोला, पता नहीं जी, खान साहब से मिलने कुछ मेहमान बड़ी सी गाड़ी में आए हैं, कहीं दूर शहर से। इसके बाद खान साहब ने मुझे यहां भेज दिया है। मामला तो अब आप उन्हीं से पूछना। मैं उलझन में पड़ गया कि खान साहब ने अपने मेहमानों की आमद के बाद अगर मुझे बुलावा भेजा है, इसका क्या मकसद हो सकता है। इसी उधेड़बन में हम हवेली पहुंच गए। मुझे कोई गाड़ी हवेली के बाहर खड़ी दिखाई नहीं दी। शायद उसे हवेली के अंदरूनी अहाते के पीछे गैराज में पार्क कर दिया गया था, जहां खान साहब की अपनी गाड़ी पार्क होती थी। हालांकि मैंने कभी गांव में आते जाते उन्हें अपनी कोई गाड़ी इस्तेमाल करते नहीं देखा था। शायद वो गाड़ियां सिर्फ शहर आने जाने के लिए इस्तेमाल में आती थीं। करमदीन मेरे पहुंचते ही जल्दी से अंदरूनी ड्यूटी से बरामद हुआ और मुझे हवेली के अंदर वाले बड़े कमरे की तरफ चलने का कहकर हस्बे मामूल बिना मेरा जवाब सुने आगे बढ़ गया। मैंने झिझकते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं अब तक जितनी बार भी हवेली आया था, मेरा ताल्लुक सिर्फ इस बैरूनी मेहमान खाने वाले हिस्से तक ही रहा था। आज पहली बार मुझे इस अंदरूनी ड्यूटी से गुजरकर असल हवेली में कदम धरने का इत्तेफाक हुआ तो कुछ अजीब सी हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। जाने वो कौन से खास मेहमान थे जिनसे मिलवाने के लिए खान साहब ने मुझे अपनी हवेली के जनान खाने की सरहद भी पार करवा दी थी। बड़े कमरे से जोर जोर से बातें करने की आवाजें आ रही थीं। पर जब मैंने बड़ी सी चीख उठाकर अंदर कमरे में कदम रखा तो मेरे पांव जैसे जमीन में ही खड़ कर रह गए। मेरे बिल्कुल सामने वाले सोफे पर मामा बैठी थीं और उनके सामने खान साहब के साथ पापा बैठे सगार पी रहे थे और जोर शोर से कोई बहस जारी थी। मामा ने मुझे यूं जमे देखा तो वो खुद ही लपक कर मुझ तक पहुंची और उन्होंने मुझे जोर से भींच कर गले लगा लिया। पापा भी उठकर हमारी जानिब चले आए। मामा की आंखों से जैसे बरसों का रुका सैलाब बह निकला। पापा भी हम दोनों को चुप करवाते करवाते अपनी आंखें भिगो बैठे और इन दोनों को दिलासा और तसल्ली देते देते मेरे अपने आंसू मेरी गालों से टपकते हुए मामा के दामन को भिगोने लगे। अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने पापा से फोन पर बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है और वो मेरे लिए बेहद उदास हैं। अगर कल असगर साहब बीमार ना पड़ते तो मैं खुद उनसे मिलने का प्रोग्राम बना चुका था, लेकिन मेरे फोन करने के बाद मामा से रहा नहीं गया
और वो सैकड़ों मील का सफर तय करके पापा समेत यहाँ आ पहुंची थी। मुझे पापा की तरफ से ये सख्ती से ताकीद थी कि मैं जहां भी बसेरा करूं अपने मुकम्मल पते से सबसे पहले उन्हें आगाह कर दिया करूं। इसलिए मुझ तक पहुंचने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। और जबलपुर में जब इतनी बड़ी गाड़ी दाखिल हुई तो सभी ने यही समझा हो कि हो ना हो ये उनके खान साहब के ही मेहमान होंगे। लिहाजा जिस पहले रागी से रास्ता पूछा गया वो उन्हें दरगाह की बजाय सीधा खान साहब की हवेली तक ले आया। नतीजतन इस वक्त मामा पापा दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। मामा की आंखें अब भी बार बार छलकती जाती थीं और मैंने महसूस किया कि हमको यूं रोता देखकर खुद खान साहब की आंखें भी नम हो चली थीं। बड़ी मुश्किल से मैंने मामा और पापा को संभाला